नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो भाई, इतिहास विषय कालीबंगा, लोथल, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और ऋग्वैदिक काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और आइए देखते हैं बेहतरीन थ्योरी के साथ। तो पहले हम बात करें भाई हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? पहले से कहा जाता था भाई सिंधु घाटी सभ्यता, और वर्तमान में इसका नाम है भाई हड़प्पा। क्या नाम है इसका? हड़प्पा। तो हड़प्पा कहां पर है? तो हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान में है। कहां पर है भैया? पाकिस्तान में। ये तो आपको याद रखना भैया, कब पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहां पर है भाई? पाकिस्तान में। जिला पूछ ले आपसे, कौन सा जो जिला है भैया? तो मोंटगोमरी। मोंटगोमरी जिला है भाई, मोंटगोमरी। मोंटगोमरी कहां पर है भैया? पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला है। ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ था, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता थी इससे स्वास्तिक चिन्ह मिला था भैया। कौन सा स्वास्तिक चिन्ह? ये आपको याद रखना है। हड़प्पा में 6 अन्नागार हैं, तो ये भी ध्यान रखना भाई, कितने अन्नागार हैं? 6 अन्नागार मिले थे, जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पांतों में बटे हुए थे। यहां फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले थे भी। कहां पर? हड़प्पा में। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं भाई हड़प्पा में 2 पातों में एक कमरे वाले बैरक मिले थे, जो मजदूरों के लिए बैठने वाले बैरक होती हैं। श्रमिकों के आवास अलग थे, प्रशासनिक निवास अलग थे, जो श्रमिकों के रहने के लिए बने थे भाई। यहां से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक सिरंगी पशु का है, यानी कि एक सिरंगी पशु, यानी कि तो एक सींग वाला, तो बोला तो कौन? गेंडा। एक सिरंगी पशु कौन है भैया? गेंडा है। कौन है? गेंडा। तो एक सिरंगी पशु, ये भी ध्यान रखना भाई, एक सिरंगी पशु, बैरक मिले थे, 6 अन्नागार मिले थे। और अगर हम बात करें यहां पर भैया हड़प्पा में कुम्हार का चाक भी मिला था। कौन सा? कुम्हार का चाक। और ये जरूर पूछता भी एग्जाम के अंदर, RH37 कब्रिस्तान। तो RH37 कब्रिस्तान कहां पर मिले? ये भी हड़प्पा सभ्यता में मिले। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो वास्तविक अर्थ है वो है भाई मृतकों का टीला। क्या नाम है इसका भाई? मृतकों का टीला, वास्तविक अर्थ इसका। अगर भाई मोहनजोदड़ो की बात की जाए कि मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, इसकी मोहनजोदड़ो की। कब? 1922 में। 1922 में। और हड़प्पा की खोज किसने की थी भैया? तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ये भी याद रखना भी आपको, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये कहां पर है भाई? तो मोहनजोदड़ो जो है ये जिला ललकाराम है, सिंध प्रांत। कहां पर है? सिंध प्रांत में है भैया, जिला लरका नाम है। और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहां पर है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहां एक मोहर मिली जिस पर पशुपति अंकित है। जिस पर क्या था? पशुपति अंकित है भैया, तो ये भी ध्यान रखना है। यहां एक विशाल स्नानागार मिला। यहां पर क्या मिला था? विशाल स्नानागार मिला था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। तो पूछ लेगा भाई मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? वो है भाई अन्नागार। कौन सी है भाई? अन्नागार। इसकी अगर हम बात करें, जो 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल यहाँ का है, क्या है भैया? यहाँ का स्नानागार। क्या है भैया? स्नानागार भी है। ये भी ध्यान रखना है भाई, सार्वजनिक स्थल पूछ रहे तो स्नानागार, या जो इसमें नहाते थे, नहाने का जो है, नहाने का स्नानागार। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं भैया यहां से सैलखड़ी निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली। यहां से क्या मिला था भाई? सैलखड़ी निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति। अब पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि सैलखड़ी निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति कहां से मिली थी? तो कहां से? मोहनजोदड़ो से, जो वस्त्र एवं आभूषण से सज्जित था। एक मोहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली। यहां पर क्या मिली थी भाई? तो एक कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली। यहां से सीप का पैमाना, कांसे की नृत्यता नारी, देवदासी की मूर्ति, सूती वस्त्र के साक्ष्य, घोड़े के अस्तित्व का संकेत, आकस्मिक मृत्यु के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए। क्या क्या चीज है भाई? तो ये भी देखना भाई, कांसे की नृत्यता नारी जिसे देवदासी कहा गया, और सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां पर मिले थे? मोहनजोदड़ो में।
घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो में। आकस्मिक मृत्यु के साक्ष्य भैया कहां पर मिले? मोहनजोदड़ो में। अगर पूछ ले भाई कि तांबे का ढेर, तांबे का ढेर कहां पे मिला भाई? तो तांबा का ढेर, तांबा का ढेर भी कहां मिला था भैया? तांबा का ढेर, तांबा का ढेर ये भी कहां पर मिला था भैया? तो ये भी मोहनजोदड़ो में। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई, आगे क्या कह रहा है? कालीबंगा। अब हम कालीबंगा की बात करें तो भाई कालीबंगा कहां है और क्या है भाई? तो कालीबंगा की बात की जाए, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां। क्या अर्थ है इसका भैया? काले रंग की चूड़ियां। कहां पर है? तो ये राजस्थान में है। कहां पर है भैया? ये राजस्थान में है। ये ध्यान रखना भाई आपको, राजस्थान में है। खोज किसने की थी भाई इसकी भैया? तो अमलानंद घोष ने। किसने भैया? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अमलानंद घोष ने 1951 में। ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये तो किसके नदी? कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो पूछ लेगा आप सभी, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां पर मिले? तो ये कालीबंगा में मिले, जहां दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहां जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है, यानी कि जल निकास प्रणाली नहीं थी यहां पर कालीबंगा में। यहां युगल समाधान का प्रमाण मिला, यानी कि युगल समाधान जानती हैं, जैसे दो समाधान, दोनों को दफनाया, दोनों के एक साथ दफनाया गया हो तो युगल समाधान बोलते हैं उसे। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा लगा, यानी कि यहां जो खोज की गई थी तो एक पल्ले वाला दरवाजा मिला था यहां पर कालीबंगा में। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए। तो अलंकृत ईंटें, अब पूछता है यहां से भाई, अलंकृत ईंटों वाला प्रश्न पूछा हुआ है। अलंकृत ईंटें और अग्निकुंड के साक्ष्य कहां पर प्राप्त हुए? तो ये कालीबंगा में। कहां पर भैया? कालीबंगा में। और आपसे पूछ ले भैया कि दीनहीन की बस्ती किसे कहा जाता? तो कालीबंगा को ही कहा जाता है। दीनहीन की बस्ती पूछ ले आपसे तो किसे कहा जाता भैया? कालीबंगा को कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है भैया? आगे कह रहे हैं लोथल। अब हम लोथल की बात करें भाई, किसकी बात करें? लोथल की। तो लोथल कहां पर है भाई? तो लोथल की अगर बात की जाए तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। कहां पर है भैया? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ये आपको याद रखना भाई। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में। कहां पर है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा, भोगवा नदी के किनारे है भाई। कौन? भोगवा नदी के किनारे। कहां पर है भैया? तो गुजरात में स्थित है। किसने इसकी खोज की थी? तो रंगनाथ ने इसकी खोज की थी। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। किसकी भैया? लोथल की। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह खंपात की खाड़ी के सिरे पर स्थित है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। ये कैसा नगर था भैया? तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर कौन था? लोथल था। यहाँ चावल के उपजाने के अवशेष मिले थे। तो यहाँ चावल के अवशेष। अगर आपसे पूछ ले भैया कि चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य कहां पर मिले थे? तो चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य, चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य कहां पर मिले? तो लोथल के अंदर मिले। और पूछ रहे चक्की के दो पार्ट, पूछा हुआ प्रश्न है भाई। चक्की के दो पार्ट, यानी कि दो पार्ट किसके भैया? चक्की के दो पार्ट। तो चक्की के दो पार्ट अगर आपसे पूछ ले तो कहां पर मिले थे? लोथल के अंदर मिले थे भाई। आइए आगे देखते हैं। और अगर हम बात करें यहां से अन्न पीसने की चक्की, ये बात आई ना, चक्की के दो पार्ट। युगल समाधान के साक्ष्य यहां पर मिले। पारस की मोहरों के साक्ष्य मिले। नाभ के साक्ष्य भी यहां पर मिले। अग्नि देवी के प्रमाण भी यहां पर मिले। कहां पर? लोथल के अंदर। शतरंज के बोर्ड के नमूने मिले यहां पर भैया। हाथी दांत का पैमाना, ये पूछ लेगा भी आपसे। हाथी दांत का पैमाना के साक्ष्य कहां पर मिले? तो लोथल के अंदर मिले। लोथल में एक चित्रित मृद भांड मिला था। एक मृद भांड भी यहां पर मिला था भैया, जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। तो भैया अगर आपसे पूछ ले भाई पंचतंत्र की कहानी किसने लिखी है भैया, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भैया चन्हूदड़ो की। अब चन्हूदड़ो कहां पर है भैया? तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कहां पर है भैया? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। कौन? चन्हूदड़ो। अब याद रखना भी आपको कैसी, चा से चेहरा, चा से चन्हूदड़ो। तो चेहरे पे जितनी भी चीजें लगाई जाती है वो सब कहां पर मिली थी? चन्हूदड़ो के अंदर मिली थी भाई। ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। ये कहां पर था? सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। अगर हम बात करें भैया किसकी? चन्हूदड़ो की, तो चन्हूदड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई थी। ये एकमात्र शहर है जिसमें नगर दुर्ग नहीं मिला भाई। तो पूछ लेगा भाई ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है, कौन सा नगर है
जहां पर भैया कोई भी नगर दुर्ग नहीं मिला, तो वो है चनूदड़ो। यहां मनके बनाने का कारखाना मिला, ये भी ध्यान रखना भी आपको। लिपस्टिक हमने बताया ना लगाने वाली, यानी कि महिलाएं जो यूज करती हैं लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पैरों के निशान मिले यहां पर। गुड़िया बनाने का कारखाना आदि यहां पर मिले थे, कहां पर, चनूदड़ो के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले बकराकार ईंटें, कैसी भैया ईंटें, बकराकार ईंटें आपसे पूछ ले, बकराकार ईंट पूछ ले तो कौन हो जाएगा, चनूदड़ो। और पूछ ले भैया यहां पर क्या, सुई, धागा, कंघी, गुड़िया, शीशा, कुत्ता, बिल्ली, तो ये कहां पर मिले थे भैया, कहां पर मिले, चनूदड़ो के अंदर। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है भैया, नोट, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। धोलावीरा, धोलावीरा जो है, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थिति, धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थिति दूसरी सबसे बड़ी प्रथम बस्ती है। राखीगढ़ी कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है भैया, राखीगढ़ी। ये गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। ये कहां पर स्थित है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है भाई। अगर हम बात करें भैया कि इसकी भी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज करी थी भाई जगपति जोशी ने। किसने, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी, जगपति जोशी ने। ये भी ध्यान रखना भी आपको, धोलावीरा की। इसमें 7 मीटर गहरा, इसमें 7 मीटर गहरा तथा 79 मीटर, यानी कि 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड मिला था भाई। धोलावीरा के निवासी उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगर हम यहां पर पूछ ले भाई, और धोलावीरा में एक फैक्ट और आप याद रखना है, सूचना पट के साक्ष्य कहां पर मिले थे, तो वो भी धोलावीरा के अंदर मिले थे भाई। आइए नेक्स्ट आगे, ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह की प्राचीन यानी कि प्राचीनतम साक्ष्य थे। यहाँ के धोलावीरा के जो लोग थे, वो एक हौज होता था, उस हौज में पानी को इकट्ठा करते थे, तो भैया इस तरह के साक्ष्य मिले थे। इस नगर को 3 भागों में बांटा, क्या कौन कौन सी, जैसे किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था भाई। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक स्थान है भैया, हरियाणा में कौन सा स्थान है, तो अगर हम बात करें भाई किसकी, बनवाली की, किसकी, बनवाली की बात करें तो ये कहां पर है, हरियाणा के अंदर स्थित है भैया, हरियाणा। और घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। यहां पर क्या हुआ था, इसकी खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। तो पूछ ले सरसों के ढेर, तो सरसों के ढेर कहां पर मिले भैया, सरसों के ढेर, तो सरसों के ढेर आपसे पूछ ले तो वो पर कहां पर मिले भैया, बनवाली के अंदर। कहां पर मिले थे, बनवाली के अंदर। और पूछ लेगा आपसे टेराकोटा के सिक्के कहां पर मिले थे भी, टेराकोटा, मिट्टी से जिसे बनाते हैं उसे बोलते हैं टेराकोटा। टेराकोटा के सिक्के कहां पर मिले थे भैया, तो बात करें बनवाली के अंदर मिले थे। तो तिल के ढेर, सरसों के ढेर और उत्तम किस्म की जौ, पूछा हुआ प्रश्न है, उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहां मिले थे, तो उत्तम यानी कि बढ़िया क्वालिटी के जौ के साक्ष्य कहां मिले थे भैया, तो ये भी बनवाली में मिले थे। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे महत्वपूर्ण प्रमाण। हम बात कर रहे हैं डाकयार्ड बंदरगाह का साक्ष्य किसे कहा जाता है, तो लोथल है, जो गुजरात में स्थित है भैया। पट्टिका अभिलेख धोलावीरा को। सूती कपड़े के साक्ष्य कहां मिले, मोहनजोदड़ो में भाई। आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य कहां मिले, मोहनजोदड़ो के अंदर। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के अंदर। जहाज के निशान वाली मोहर मोहनजोदड़ो के अंदर। कांसी का पैमाना भैया मोहनजोदड़ो के अंदर। वृषभ मुद्रा कुबड़ वाले बैल की आकृति कहां मिली, मोहनजोदड़ो के अंदर। तो मोहनजोदड़ो में कौन कौन से भाई, सूती कपड़े के साक्ष्य, आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य, विशाल स्नानागार, जहाज की निशानी वाली मोहर, कांसी का पैमाना, वृषभ मुद्रा, कुबड़ वाले बैल की आकृति। और डाकयार्ड आपसे पूछ ले तो लोथल गुजरात हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं भाई, पशुपति शिव की प्रतिमा कहां मिली थी, ये भी मोहनजोदड़ो के अंदर मिली थी भैया। हमने बताया था शुरुआती समय में भाई कि RH 37 कब्रिस्तान कहां पर मिले थे, ये हड़प्पा में मिले। कहां पर मिले थे, हड़प्पा में भाई। मातृ देवी प्रतिभा हड़प्पा में, कहां पर, हड़प्पा में। मन के बनाने का कारखाना भैया चनूदड़ो में, मन के बनाने का कारखाना कहां पर, चनूदड़ो में। लिपस्टिक पूछ ले तो चनूदड़ो हो जाएगा भाई। कंघी शीशा पूछ ले तो चनूदड़ो हो जाएगा भाई। लकड़ी की नाली कहां पर मिली थी, ये तो कालीबंगा में मिली। कहां पर, कालीबंगा में। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां पर मिले, कालीबंगा के अंदर मिले थे भाई। घोड़े का कंकाल कहां पर मिला था, सुरकोतड़ा में, सुरकोड़दा में। अग्निवेदियां कहां पर मिली थी, तो लोथल व कालीबंगा में मिली थी। चावल की खेती लोथल के अंदर भैया, चावल बाजरे की खेती कहां पर, लोथल के अंदर।
गेहूं की खेती पूछ ले आपसे तो रंगपुर के अंदर, कहां पर, रंगपुर में। और जौ की खेती बनवाली के अंदर भाई। उत्तम किस्म के जौ कहां पर मिले भैया, बनवाली में। कहां पर मिले, बनवाली, हरियाणा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे भाई वैदिक काल। अब यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपने देखे। आइए अब आगे देखते हैं वैदिक काल। अब वैदिक काल की बात करें, भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के जो बीच का जो समय है, इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। तो वैदिक सभ्यता का जो विकास किस पर हुआ था, तो ग्रामीण, किस पर, ग्रामीण सभ्यता पर। और पूछ ले हड़प्पा वाला, तो उसमें नगर भी थे। मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। क्या है मैक्स मूलर का मत, आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भाई, इनके अनुसार आर्य मध्य एशिया में आए थे। तो ये बताते हैं मैक्स मूलर साहब कि आर्य जो है वो मध्य एशिया में आए और उन्होंने खैबर दर्रे के जरिए हिंदुकुश पहाड़ में भारत में प्रवेश किया था। तो मध्य एशिया की बात करें, जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो ये मध्य एशिया की बात करें तो यहां से आर्य आए थे। कहां से, हिंदुकुश पहाड़ से। हिंदुकुश जो पहाड़ है वहां से प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश किया इन्होंने। तो ईरान की धार्मिक पुस्तक जिंदे अवेस्ता में इस बात के संकेत है कि आर्य ईरान के रास्ते भारत आए थे भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कर रहा है आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है भैया। तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ, उत्तम या अभिजात या कुलीन एवं उत्कृष्ट होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ है कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात। भारत में आर्यों की सफलता का मुख्य कारण क्या था भाई। तो अब अश्व चालित रथ, यानी कि घोड़ों के द्वारा रथ, जो घोड़े चलते थे रथ में, तो अश्व चालित रथ या कांसे के अच्छे उपकरण तथा कवच था आर्यों की सफलता का मुख्य कारण। आर्य संभवतः विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का निर्माण करते थे जिसे पुर कहा जाता था। ये प्रश्न यहां से तो पूछता भैया। तो जो आर्य विशेष प्रकार के दुर्ग बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें भैया पुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पुर कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है भैया। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भाई ऋग्वेदिक काल। अब ऋग्वेदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद में उल्लेखित पर्वत स्थल पंजाब की 7 नदियों, तो पंजाब की 7 नदियां कौन कौन सी है भैया, पर्वत मरुस्थल पंजाब की 7 नदियों कौन कौन सी, सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब के आधार पर इनके निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया। तो सप्त सैंधव किसे कहा जाता है, 7 नदियों का स्थान, जैसे सिंधु, सरस्वती, झेलम, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। आइए आगे देखते हैं भैया। आगे क्या कह रहा है, ऋग्वेद में उत्तर भारत की कुल 42 नदियों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में उत्तर भारत की 42 नदियों का उल्लेख है जो अफगानिस्तान से लेकर पूरब में यमुना नदी तक फैली हुई थी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, ऋग्वेदिक नदियां। यहां से एक प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% पूछेगा और आता है भैया। अगर आप किसी परीक्षा में बैठे होंगे तो जरूर पूछा जाएगा प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। जरा देखें भाई, सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी को भी सिंधु ही कहा जाता, पहले भी कहा जाता था, बाद में भी यही कहा जाता है। अस्कनी, अभी वर्तमान में चिनाब नदी को क्या कहा जाता था, पहले भैया अस्कनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, अस्कनी। ये ध्यान रखना भैया, अस्कनी किसे कहा जाता है, चिनाब नदी को। सुतुद्री किसे कहा जाता है, सतलुज नदी को। तो भाई इसमें भी सा तो इसमें भी सा, ये तो हो गया सही काम, सुतुद्री सतलुज नदी को। ब्यास नदी को बिपाशा, तो इसमें भी बा और इसमें भी बा, तो बिपाशा ब्यास नदी हो जाएगा भाई। अस्कनी चिनाब हो जाएगा, अस्कनी ची नी नी तो चिनाब, तो ये तो अस्कनी वाला चिनाब हो जाएगा। सतलुज सतुद्री हो जाएगा, ब्यास बिपाशा हो जाएगा। अब झेलम की बात करें भाई, तो झेलम को क्या कहा जाता है, झेलम को बीतस्ता कहा जाता था, बीतस्ता। झेलम नदी को बीतस्ता कहा जाता था। ये प्रश्न पूछा हुआ है और पूछ लेता है भाई यहां से एक प्रश्न, इन तीनों में से एक प्रश्न आ जाता है भैया। हम बात करें घग्गर नदी को क्या कहा जाता था, तो भैया सरस्वती या दृष्टवती घग्गर नदी को कहा जाता था। और रावी नदी को पुरुषणी कहा जाता था। रावी नदी को क्या कहा जाता था भैया, पुरुषणी कहा जाता था। तो पुरु पुरु रू रू रावी रावी, तो पुरुषणी नदी को क्या कहा जाता था भैया, रावी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं भैया। अफगानिस्तान की नदियां, प्राचीन नाम क्या था, वर्तमान नाम क्या है। जैसे अफगानिस्तान में काबुल नदी है भैया, इसको कुंभा कहा जाता था। स्वात नदी को सुवास्तु कहा जाता था। कुर्रम को कुरमू कहा जाता था और गोमल को गोमती कहा जाता था। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं।
आगे क्या कह रहा है, आर्य लोग स्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे। वैदिक संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। तो वैदिक संस्कृति कैसी थी भैया, ग्रामीण थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। तो आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था भैया, पशु यानी कि पशु को चराना, पशुचारण था। कृषि उनका गौण व्यवसाय था। तो कृषि का क्या था भैया, गौण व्यवसाय था। कृषि का था गौण व्यवसाय। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आरंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार ग्रह संबंधों पर आधारित है, जिसका प्रधान कुलुप या कुलपति कहलाता था। यानी कि कहने का मतलब है जो परिवार का मुखिया होता था उसे भैया कुलुप या कुलपति कहा जाता था। वह परिवार का मुखिया होता था। तो परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलुप या कुलपति कहा जाता था। यह भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करें भैया कि अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था। यानी कि कई परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामीणी कहलाता था। जिसका प्रधान क्या कहलाता था भाई, ग्रामीणी कहलाता था। तथा अनेक ग्रामों को मिलाकर एक विश्व बनता था। तो अब यहां पे देखें भाई, परिवार को मिलकर ग्राम बना भाई, तो जिसे क्या कहा, ग्रामीणी। यानी कि अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता है, गांव बन गया। और अनेक गांवों को मिलाकर क्या बनता है भैया, इसे विश्व कहा जाता था। क्या कहा जाता, विश्व बनता था, जिसका प्रधान विस्पति कहलाता था। विश्व बना तो विस्पति इसका प्रधान हो गया भाई। कुटुंब या गिरह की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। तो परिवार क्या था, सबसे छोटी इकाई थी भाई। आइए नेक्स्ट आगे। अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता। अब जो अनेक गांव मिले तो एक विश्व बन गया, और विश्व का जो मुखिया था वो विस्पति कहलाया। लेकिन विषयों का जो समूह बना उसे क्या, उसे कबीला कहा जाता था। क्या कहा गया, कबीला कहा गया। और कबीला का जो प्रधान होता था उसे राजा या राजन या गोप होता था। उसे क्या कहा जाता था, राजा, राजन या गोप कहलाता था। तो गोप याद रखना भाई आपको, गोप वाला। जनपद, राष्ट्र या राज्य की अवधारणा वैदिक काल के उत्तरार्ध में स्थापित हुई। तो ये भी आपको याद रखना भाई। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। यानी कहने का मतलब इसका ये हुआ भैया कि जनपद, राष्ट्र और राज्य ऐसी अवधारणा वैदिक काल की है, ऋग्वेदिक काल की नहीं है भैया। तो आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है भैया कि शासन का प्रधान राजन हुआ करता था। शासन का जो प्रधान है वो कौन हुआ करता था भाई, राजन हुआ करता था। अन्य पदाधिकारियों में पुरुप तथा दूत उल्लेखनीय थे। तो पुरुप या दूत उल्लेखनीय थे। इनमें पुरुप दुर्गपति होते थे। पुरुप क्या होते थे, दुर्गपति होते थे। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति तथा वितत प्रमुख थे। तीन चीजें हैं भैया, याद रखना है, सभा, समिति और वितत। आइए एक एक को देखते हैं। क्या है भाई, सभा की बात करें भाई, किसकी बात करें, सभा की। तो सभा का जो मुख्य कार्य था वो था भाई न्याय करना। सभा का मुख्य कार्य क्या था भैया, न्याय करना। जबकि समिति का मुख्य कार्य था राजा का निर्वाचन करना। यानी कि सभा का मुख्य कार्य न्याय करना और समिति का मुख्य कार्य था राजा का निर्वाचन करना। राजा पर अंकुश रखना तथा प्रशासन में उसकी सहायता करना उनके अन्य कार्य थे। वितत क्या था, वितत मुख्यतः धार्मिक तथा सैनिक महत्व के कार्य करती थी भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा भैया, सामाजिक जीवन। अब ऋग्वेदिक समाज का आधार परिवार था भैया। परिवार पितृसत्तात्मक था। अब हम यहीं पर पूछ ले कि भैया हड़प्पा कैसा था, तो हड़प्पा था मात्र सत्तात्मक। और ऋग्वेदिक काल क्या है भैया, पितृसत्तात्मक। कुलपति का परिवार के सदस्यों पर प्रभाव एवं नियंत्रण रहता था। तो जो परिवार का जो मुखिया होता था, कुलपति, कुलुप, उसका पूरे परिवार पर क्या रहता, प्रभाव यानी कंट्रोल में रहता था पूरा परिवार। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं माता का क्या रोल था भैया। यानी कि हड़प्पा कालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा कालीन वाली, तो उसमें माता सर्वे सर्वा थी। यानी कि माता थी, माता सत्तात्मक थी। और जो ऋग्वेदिक काल है वो पितृ सत्तात्मक है, इसमें पिता का दायित्व ज्यादा था। तो माता का क्या काम था, इसमें माता गृह स्वामिनी के रूप में पर्याप्त होता था तथा स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त थी। विश्वतारा, विस्पला, घोषा ऐसी ही विदुषी महिलाएं थी, उस समय की बात है भाई। नेक्स्ट आगे कह रहा है ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उल्लेख मिलता है जो दीर्घ काल अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को अमाज कहते थे। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था भैया, अमाज कहता था। यानी कि ऐसी भी कन्या है ऋग्वेद के अंदर, ऐसा मिला है, ऐसा उल्लेख मिला है ऋग्वेद में, जो आजीवन विवाह नहीं करती थी। तो ऐसी कन्याओं को अमाज कहते थे। क्या कहते थे, अमाज कहते थे।
परिवार में एक पत्नी विवाह की सामान्यता प्रचलित थी भैया। यद्यपि कुलीन वर्ग के लोग कई कई पत्नियां रखते थे। तो भी जो राजा महाराजा थे, ज्यादा बड़े लोग, अरे बड़े परिवार के लोग थे, वो कई कई पत्नियां रखते थे, लेकिन किसी किसी को तो एक भी पल्ला नहीं पड़ती थी भैया। तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है भैया। कुछ लोगों में नियोग मृत व्यक्ति की विधवा से उसके छोटे भाई या निकट संबंधी का विवाह भी प्रचलन था। यानी कि कुछ परिवारों में ऐसा था, जिसमें मृत व्यक्ति है, उसकी विधवा है, तो उसको छोटे भाई या निकट संबंधी कोई, तो उसका विवाह उसके साथ हो जाता था। और विधवाओं की पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी, यानी कि विधवा जो थी वो अपना दूसरा विवाह कर सकती थी। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, बाल विवाह की प्रथा नहीं थी भाई। अंतरजातीय विवाह होते थे, अंतरजातीय विवाह अब भी हो जाते, पहले भी हो जाते थे। समाज में सती प्रथा के प्रचलित होने का उदाहरण नहीं मिलता है भैया। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है भैया। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, परंतु संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे, यानी कि जमीन से संबंधित अधिकार प्राप्त नहीं थे, राजनीति में भाग ले सकती थी। आर्यों का प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण एवं वर्ण एवं कर्म के आधार पर हुआ था। आर्यों के 3 प्रमुख वर्ग थे, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यह वर्गीकरण जातिगत तथा जन्मजात न होकर कर्म के आधार पर निश्चित किया गया था भैया। आइए आगे क्या कह रहे हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है भैया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है 4 वर्णों का उल्लेख, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्पत्ति को कथा के अनुसार ब्रह्मा के मुख से, जैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और बाहु से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि मुंह से भैया ब्राह्मण आए ऐसे माना जाता है भैया, ऋग्वेद के अंदर बताया गया है। और क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से आए, जांग से वैश्य आए और पैर से भैया शूद्र आए। शूद्र की श्रेणी में अनार्यों को रखा गया था, जो आर्य नहीं थे उनको शूद्र की श्रेणी में रखा गया था। आगे क्या कहते हैं भाई, आगे कह रहा भैया ऋग्वेदिक में समाज में दास अथवा दासियों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें आर्यों का प्रबल शत्रु बताया गया है तथा अमानुष कहा गया है, अमानुष कहा गया है। सोम आर्यों का प्रमुख मुख्य पेय पदार्थ था। तो सोम रस जिसे कहते हैं भैया, जैसे लिक्विड होती है, द्रव, जैसे बोलते हैं वाइन, तो इसमें उस समय भी जो आर्य लोग थे वो क्या पीते थे भैया? सोम रस पीते थे। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन किए जाते थे। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है भैया। नमक एक मछली का प्रयोग नहीं होता था, नमक और मछली का प्रयोग नहीं होता था उस समय की बात है भाई। वेशभूषा में सूती, ऊनी व रंगीन कपड़ों का प्रचलन था। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था भैया। आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत व मूल्यवान पत्थरों से निर्मित हुआ करते थे। मनोरंजन के साधनों में संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य, चौपड़, शिकार और अश्वधावन आदि सम्मिलित थे भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आर्थिक स्थिति क्या थी ऋग्वेदिक सभ्यता की। तो ऋग्वेदिक सभ्यता की बात करें, आर्थिक स्थिति कैसी थी भैया? ऋग्वेदिक आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कैसी थी भैया? ग्रामीण थी। कबीलाई संरचना के अनुरूप पशुचारण मुख्य पेशा था और कृषि गौण पेशा था। तो मुख्य पेशा कृषि, गौण पेशा, मुख्य पेशा क्या था? पशुचारण करना, और गौण पेशा कृषि करना। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर हुआ करती थी, गायों के पीछे लड़ाई हुआ करती थी आर्यों की। गाय को ऋग्वेद में अगन्या कहा गया। क्या कहा गया? अगन्या। इसको ना मारा जाए, मारना नहीं चाहिए भाई, मारना क्या है? अपराध है भैया। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे किस किसकी गाय से उत्पत्ति हुई है भैया? राव्यरति गाय सी, जैसे दूरी मापना। गोधूली संध्या का समय। गोमित धनी व्यक्ति आदि। तो गोमित धनी व्यक्ति, गोधूली संध्या का समय, राव्यरति दूरी का मापन। इसे काल में वड़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि का उल्लेख मिलता है भैया इस काल के अंदर। आगे क्या कह रहा है कि सीमित व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली थी। जो सीमित व्यापार था उसका आधार क्या था? विनिमय प्रणाली थी। कैसी? विनिमय, लेन देन करना। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण या सोने के हार के लिए होता है। तो निष्क क्या है? एक सोने का हार या आभूषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भैया। ऋग्वेदिक काल की समय की बात है। प्रजा स्वेच्छा से राजा को उसका अंश देती थी, जिसे बलि चढ़ाना कहा जाता था। तो भैया बलि चढ़ाना क्या था? उस समय जो प्रजा थी वो राजा को स्वेच्छा से अपना क्या देती? अंश देती थी, जो फसल पात में अंश होता था उसको। आइए आगे देखते हैं,
धार्मिक स्थिति क्या थी ऋग्वैदिक काल की? तो इस काल में धर्म व्यक्तियों के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। इस समय प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। अब मतलब क्या भैया, जो प्राकृतिक शक्ति, जैसे किसी में शक्ति ज्यादा मालूम, जैसे शक्ति किसी पर शक्ति ज्यादा है, जैसे कुछ कर दिया उसने, तो उसी को क्या मान लेते थे भैया, तो उसकी पूजा करो भैया, उसी की पूजा होती थी भैया। इस काल में देवताओं की संख्या 33 बहुदेववाद थी, जो 3 भागों में विभाजित थी भैया। नेक्स्ट आगे आगे क्या कह रहा भैया, आगे कह रहा भैया जैसे वरुण। अब वरुण देवता की बात करें, जैसे सकल ब्राह्मण का अधिपति, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, नियामक, प्रजारक्षक, इनके प्रजारक्षक ऋतस्य गोपा अर्थात प्राकृतिक घटना का संयोजक कहा जाता वरुण को। इंद्र या पुरंदर को क्या कहा जाता भैया, आंधी, तूफान, बिजली, वर्षा का देवता, युद्धों में विजय दिलाने वाला पराक्रमी देव कौन था भैया, इंद्र या पुरंदर था। विष्णु संसार के संरक्षक कौन है भैया, विष्णु जी थे। मरुत यानी कि पवन देव को क्या कहा था, आंधी का देवता कहा जाता था भैया। उषा सूर्यदेव पूर्व की अवस्था की घोतक थी भैया। अदिति आर्यों की सार्वभौमिक भावना की देवी थी। सोम क्या थे, वनस्पतियों औषधियों के अधिपति थे भैया। आइए आगे, अब आगे बात करते हैं भाई उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इस काल का इतिहास ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषदों से ज्ञात होता है, जिनका समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। किसका, उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता पंजाब से संपूर्ण गंगा यमुना दोआब में फैली हुई थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और यह भी बताएं कि उत्तर वैदिक काल और आगे की वीडियो लाई जाए या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी बताएं कि वीडियो के अंदर जो कंटेंट था वो आपको अच्छा लगा या नहीं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।